महाराष्ट्र और मराठा आरक्षण आंदोलन। महाराष्ट्र में पूरा हलचल है। सुसाइड, लाठीचार्ज, प्रदर्शन, आगजनी, राजनीतिक दलों और सरकार में हलचल, सब कुछ एक साथ महाराष्ट्र में है। मणिपुर का घटना आपने देखा होगा, उसके बाद महाराष्ट्र बहुत ही सुलग रहा है। क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन का इतिहास, कब शुरू हुआ, कब मिला, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बाबा साहब ने मराठाओं को क्या सलाह दी थी, क्या सुझाया था, क्या चेतावनी दी थी 1947 में। और इसके साथ साथ नामांतर आंदोलन क्या था। 1970 के दशक में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम जब डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम पर पारित हुआ विधानसभा में कि रखा जाएगा, उस आंदोलन में क्या हुआ था ये भी बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि अभी क्या स्थिति है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। चलिए लिए चलता हूं अब सीधे क्या है मामला, पूरे इतिहास पे साहू जी महाराज से शुरू कर रहा हूं। 121 साल पहले पड़ी थी आरक्षण की नींव। 26 जुलाई 1902 छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर महाराज छत्रपति साहू जी ने एक फरमान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि उनके राज्य में जो भी सरकारी पद खाली हैं उनमें 50% आरक्षण मराठा, कुंबी और अन्य पिछड़े समूहों को दिया जाएगा। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की राह दिखाई। मराठा समुदाय भी इसे अपनी मांग का आधार बताता है। छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। मराठा समुदाय उसी अध्यादेश को अपनी मांग का आधार बताता है। कोल्हापुर स्टेट में रिजर्वेशन मिला और उसके बाद बॉम्बे में जब सरकार बनी, शायद जहां तक मुझे याद है 1949-50 तक मराठाओं को आरक्षण मिला और 10 साल तक तकरीबन मिला। उसके बाद 80 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ ओबीसी में डालने का। उस समय जब संविधान लागू हुआ, हर तरह का आरक्षण बंद कर दिया गया, सिर्फ SC ST का आरक्षण रहा और ओबीसी के लिए कमीशन बनाने का प्रावधान आर्टिकल 340 में हुई, जो कि उस समय तो नहीं बना कमीशन, लेकिन जाके मंडल कमीशन बाद में बना। उस समय मंडल कमीशन के समय मराठा समुदाय की क्या प्रतिक्रिया थी, कैसे उन्होंने पेश किया कमीशन के सामने, अपने आप में एक शोध का विषय है। चलिए सबसे पहले लिए चलता हूं आपको 23 मार्च 1947 के एक लेख की ओर। मराठा मंदिर नाम का एक पत्रिका एक छपी थी जिसमें बाबा साहब को यह रिक्वेस्ट किया गया था कि वो एक संदेश उस पत्रिका के लिए भेजें। इस पर जो संदेश उन्होंने भेजा था एक तरह से मराठा समुदाय के लिए चेतावनी थी, सलाह था, और उनके अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वो सलाह थी। क्या वो सलाह था, जरा इस पे नज़र डालता हूँ। पहले बाबा साहब ने मराठा मंदिर पत्रिका को जो संदेश भेजा था वो सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा था कि मैं अपने आप को इतना सक्षम कभी नहीं समझा कि मैं मराठा समुदाय को यह संदेश देने के लिए किसी रूप में योग्य हूं कि उन्हें किन आदर्शों एवं उद्देश्यों का अनुसरण करना चाहिए। चूंकि मुझ पर मराठा मंदिर के आयोजकों द्वारा दबाव डाला गया कि मराठा द्वारा अपने समुदाय की उन्नति के लिए वो जो कुछ करना चाहते हैं उस कार्य को कैसे बढ़िया ढंग से करें, इसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करूं। मैंने उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की सहमति दी। मेरे विचार से सिर्फ मराठा समुदाय पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक पिछड़े समुदायों पर भी यह लागू होता है मेरा विचार। यदि वो कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि यदि वे शोषण से बचना चाहते हैं तो राजनीति एवं शिक्षा 2 विषयों पर अवश्य ध्यान दें, इसमें भाग लें। एक समुदाय अपना अस्तित्व तभी बनाए रख सकता है जब वह राज्य पर नियंत्रणकारी प्रभाव रखने में समर्थ हो। भारत में ब्राह्मणों के उदाहरण से इसे बेहतर समझा जा सकता है। राज्य पर नियंत्रणकारी प्रभाव अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इनसे बिना राज्य की नीति को दिशा देना संभव नहीं एवं इसकी प्रगति राज्य की नीति पर निर्भर करती है। शिक्षित होना भी समान रूप से अनिवार्य है। केवल शिक्षा नहीं बल्कि उच्च शिक्षा का होना जरूरी है। उच्च शिक्षा से मेरा तात्पर्य, मेरा मतलब ऐसी शिक्षा से है जो एक मराठा को एक विशिष्ट महत्व के पद पर आसीन होने के योग्य बनाए। एक ऐसा पद
जिससे वो सर्वेक्षण नियंत्रण करने के साथ साथ अपने समुदाय के व्यक्तियों का अन्याय से बचाव कर सके। यहाँ पुनः ब्राह्मण समुदाय का मामला केंद्र बिंदु में है। ब्राह्मण समुदाय सभी विषमताओं एवं सभी विरोधों के विरुद्ध अपने आप को बनाए रखने में समर्थ है। यह इस तथ्य के कारण संभव है कि वे सभी प्रतिष्ठित पद पर आसीन हैं। ब्राह्मण सभी पद पर आसीन हैं। यह मेरे अपने विचार हैं। मैं यह अवश्य कहूँगा कि मराठा मंदिर अपने समुदाय की सेवा नहीं करेगा यदि यह अपनी ऊर्जा को प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा के विस्तार जैसे सरल कार्य पर व्यय करेगा। मेरा मानना है कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हमें उपेक्षित रखेगा। इससे किसी प्रकार का उत्साह जागृत नहीं होगा, बल्कि मैं इसे मोह पाश में फंसाना मानता हूँ। मुझे खेद है कि अधिकतर लोग इस बात से भी अवगत नहीं हैं कि भारत में जाति प्रथा, उच्च एवं निम्न जाति के बीच अंतर सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है और कई सदियों तक रहने वाला है, तथा यह भेद ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मणों के मध्य शैक्षणिक असमानता के कारण है। इस असमानता को केवल प्राथमिक शिक्षा के विस्तार द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। ब्राह्मण एवं गैर ब्राह्मण के मध्य सामाजिक स्थिति में असमानता को शिक्षा की केवल ऐसी नीति को अपनाकर मिटाया जा सकता है जिसमें कुछ गैर ब्राह्मण उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रतिष्ठित पदों पर बैठे ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त कर दे। मेरी राय है कि प्रतिष्ठित पदों के लिए योग्य बनाने के आवश्यक स्तर तक गैर ब्राह्मणों को शिक्षित करने का कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। यदि राज्य यह कार्य नहीं करता है तो यह कार्य मराठा मंदिर द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा नहीं, हायर एजुकेशन, ऊंची शिक्षा के द्वारा ही आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जैसा कि ब्राह्मण लोग में है कि हर विरोध के बावजूद ब्राह्मण बने रहते हैं क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा है। आगे उन्होंने लिखा कि यहाँ मैं एक और मुद्दे का वर्णन करना चाहूँगा। कुलीन वर्ग की तुलना में मध्य वर्गीय एवं निम्न वर्ग में कुछ विशेष त्रुटियां हैं तथा ये त्रुटियां समस्त संसार में उस विशेष वर्ग में पाई जाती है। मध्य वर्गीय के पास निम्न वर्ग की प्रगति को सहन करने की कुलीन वर्ग की तरह उदारता नहीं है तथा इसके पास निम्न वर्ग का आदर्शवाद भी नहीं है। इससे मध्यम वर्गीयों को दोनों वर्गों का शत्रु बना दिया है, अपर लोअर दोनों का शत्रु बना है। यह कुलीनता से, उसकी उच्च हैसियत से कारण घृणा करता है और निम्न वर्गों से घृणा करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि निम्न वर्ग उन्नति कर उसके समान बन जाए। मराठा भारत में मिडिल कास्ट है, मध्य वर्गीय हैं एवं जिस किसी ने भी इनके साथ कार्य किया है वह यह जानते होंगे कि उनमें उपरोक्त उल्लिखित त्रुटियां हैं। मराठों के पास उन्नति के दो मार्ग हैं। एक तो अपने से उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाए तथा निम्न श्रेणी को उन्नति करने से रोक दें, या निम्न वर्ग में सम्मिलित हो जाएं तथा उस वर्ग को समाप्त कर दें जो इन दोनों वर्गों से ऊंचा है। एक समय था जब वे निम्न वर्ग में सम्मिलित हो गए थे, हाल ही में वो उच्च वर्ग में सम्मिलित हो गए। मुझे यह कहना उचित नहीं लगता कि उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाला कौन सा मार्ग उचित होगा। मतलब ओबीसी मान लेते और नीचे शामिल हो जाते तो अभी आंदोलन की जरूरत नहीं, 47 में कह रहे हैं। अब आइए चलिए लिए चलता हूं 1978 नामांतर आंदोलन क्या था। 27 जुलाई 1978 में विधानसभा के दोनों सदनों में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम देने का निर्णय लिया गया तथा इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने की। इसका महाराष्ट्र की बौद्ध, दलित तथा निम्न जाति के लोगों ने स्वागत किया, किंतु अधिकांश हिंदुओं ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैलियां तथा मार्च निकाले। विरोध करने वाले मराठा जाति एवं शिवसेना पार्टी सबसे आगे थी। बौद्ध व दलित समाज ने भी विश्वविद्यालय को अंबेडकर नाम देने के लिए रैलियां निकाली। दलित पैंथर ने इसमें सक्रियता से भाग लिया। तब महाराष्ट्र में रैलियां एवं प्रति रैलियां का दौर था। उस दौरान हिंदुओं द्वारा बौद्ध अर्थात महार लोगों पर कई तरह के अत्याचार किए गए। बौद्धों का अपमान, उन पर हमला, उनकी हत्या, बलात्कार, उनका सामाजिक बहिष्कार तथा उनके घर व उन्हें भी चलाया गया। 16 वर्षों के आंदोलन के बाद
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को 14 जनवरी 1994 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। नामांतर की औपचारिक घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने की थी। नागपुर में अगर जाएंगे तो जो लोग शहीद हुए थे दलित लोग, उनका स्मारक बना हुआ है। मैं वहां गया था, उस पर एक वीडियो बना के मैंने अम्बेडकर नामा पर डाला हुआ है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा आपको लिए चलते हैं कि आज़ादी के बाद मराठा आंदोलन कैसे शुरू हुआ। कि आज़ादी के बाद मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया। उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना की थी। 22 मार्च 1982 को अन्ना साहब पाटिल ने बंबई में मराठा आरक्षण समेत अन्य 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला। उन्होंने कहा था कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस आई की सरकार थी और बाबा साहब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। विपक्ष दल के नेता शरद पवार थे। शरद पवार तब कांग्रेस एस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया लेकिन वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। इससे अन्ना साहब नाराज हो गए और अगले ही दिन 23 मार्च 1982 को उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। सरकारें बनने बिगड़ने लगी, गिरने लगी, बनने लगी और इस राजनीति में मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वह ठंडा पड़ गया। इसके बाद 90 के दशक में फिर मराठा आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1997 से अब तक बीच में गैप के बाद यह आंदोलन चल ही रहा है और अब ये एक विशाल रूप ले चुका है। 1997 मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने शुरू किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं है बल्कि कुणबी जाति के हैं जिन्हें खेती किसानी वाला समुदाय माना जाता है। 2008 से 14 के बीच क्या हुआ इस पर भी थोड़ा नजर डालिए। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलास राव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया। अगले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन जताया। 25 जून 2014 पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया गया। 14 नवंबर 2014 बंबई हाई कोर्ट ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी। फिर जून 2017 महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए एक स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। 17 जुलाई 2018 मराठा संगठनों ने पंढरपुर में तय किया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को एकादशी के दिन भवन की पूजा नहीं करने देंगे। सीएम ने ट्रिप कैंसिल कर दी और कहा कि वो आरक्षण का समर्थन करते हैं। 30 नवंबर 2018 स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया। 3 दिसंबर 2018 इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन था जिसके मुताबिक किसी राज्य में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। 27 जून 2019 बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं के आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी। हालांकि उन्होंने इसे 16% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया। 5 मई 2021 सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। 2023 अगस्त से प्रदर्शन जारी है। अब 10% ईडब्ल्यूएस भी आ गया, देखिए क्या होता है। तो अगस्त से फिर प्रदर्शन शुरू हुआ इस साल। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए।
अब सवाल है कि सिर्फ कुणबी समुदाय में ही डालने का प्रस्ताव क्यों? चलिए देखते हैं। कुणबी समुदाय खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय है। इसे महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें सरकारी नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है। दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी माने जाते थे, पिछड़ी जाति की। इसलिए इन्हें कुणबी जाति का दर्जा देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। महाराष्ट्र मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे का कहना है कि जब तक मराठियों को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महारवाड़ा इलाके के 8 जिले छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, जलाना, बीड, धाराशिव, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी, हिंगोली और नांदेड़ ये केंद्र हैं। यहाँ पे ज़्यादा आंदोलन हो रहा है और इस बार जो सेंटर है जालना और बीड, ये 2 जिले हैं। चलिए अब तक देखें अभी तक क्या हुआ। लगातार भूख हड़ताल सब कुछ चल रहा है, आप सब खबर से परिचित हैं। राज्य में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। बीड जिले के माजलगांव से एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के बंगले में घुसकर पथराव हुआ और आग लगा दी गई। उस समय विधायक परिवार और स्टाफ सहित बंगले में थे। दोपहर बाद बीड में ही एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया गया। प्रकाश सोलंकी अजीत पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। आंदोलनकारियों ने बीड में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में भी आग लगाई। फोटोज आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। राज्य परिवहन निगम की 13 बसों में तोड़फोड़ की गई है। इसके चलते 250 में से 30 डिपो बंद पड़े हैं। पथराव के बाद पुणे बीड बस सेवा बंद कर दी गई है। इस सोमवार कि रात को करीब 1000 लोग बीड डिपो में घुस गए और 60 से ज़्यादा बसों में तोड़फोड़ की। अब लोकसभा चुनाव को लेकर, आने वाला चुनाव है, इसको लेकर पार्टी अपना हिसाब किताब में बैठी हुई है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव की चिंता है, अजीत पवार को भी अपने वोट की चिंता है। फडणवीस भाजपा के मराठा नेताओं को साधने में सफल नहीं हो रहे हैं, साथ ही वे इस्तीफा देने वाले नेताओं को भी नहीं मना पा रहे हैं। सरकार से बाहर हुए तो एनसीपी कुनबे में बैठ पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यदि अजीत पवार के साथ जाते दिखे तो मराठा वोट बढ़ जाएंगे। अजीत पवार यदि मराठा आरक्षण पर सरकार के रुख के साथ जाते हैं तो मराठा वोटर का समर्थन खो देंगे। तो बहुत राजनीतिक दांव पे चल रहा है। भाजपा के नेतृत्व जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, उनकी नज़र। मुद्दा नहीं सुलझा तो उन्हें नुकसान होने की आशंका है। अब समझते हैं कि क्या जब 10% जब आरक्षण लागू हुआ ईडब्ल्यूएस का तो 50% का बैरियर बना रह सकता है। मराठा आरक्षण के मसले पर जब सुनवाई चल रही थी तो मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने दलील दी कि 1992 से अब तक हालात में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। ऐसे में राज्य को यह तय करने का अधिकार देना चाहिए। दलील दी गई कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2019 में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया तब संविधान में संशोधन किया गया था। इसमें इंदिरा साहनी केस का फैसला आड़े नहीं आया था। इससे पहले 28 राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर निकल गई है। ऐसे में इंदिरा साहनी केस में सुनाए फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। चूंकि इंदिरा साहनी केस में 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, यदि उस फैसले को पलटना है या उनका रिव्यू करना है तो नई बेंच में 9 से ज़्यादा जज होने चाहिए। इसी वजह से 11 जजों की संवैधानिक बेंच बनाने की मांग हो रही है। अब देखिए, तमिलनाडु पहला राज्य था जिसमें 50% की सीमा तोड़ दी गई थी पहले ही। वहाँ 69% रिजर्वेशन है और उसको संविधान की 9वीं अधिसूची में डाल दिया गया है। मतलब 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, उसमें अब बदलाव नहीं हो सकता, उससे कम आरक्षण नहीं हो सकता। इसके अलावा कई राज्य हैं, चूँकि वहाँ आर्गूमेंट दिया गया था कि 87% आबादी पिछले तबके की है तमिलनाडु में, इसलिए आरक्षण जायज़ है। इसके अलावा 10% ईडब्ल्यू आरक्षण लागू होने से पहले कई ऐसे राज्य और हैं जिस पर
जिसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था पहले से है। अब मराठा जो आरक्षण चल रहा है ओबीसी कैटेगरी में आने, उसमें क्या हलचल है, इस पे नज़र डालते हैं। अगस्त में जारंगे पाटिल ने अपने गांव अंतरवाली सारथी में विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। 1 सितंबर को विरोध हिंसक हो गया और सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा की कि कैबिनेट ने मराठवाड़ा के मराठवाड़ों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है। इसके लिए पैनल ने 2 महीने की मांग की। जारंगे पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार जुलूस होगा या समुदाय की जीत का जश्न होगा। सोच लीजिए, इतना लंबा आंदोलन चल रहा है, अब तो 10% बैरियर भी खत्म हो गया है। अब ओबीसी के बारे में जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि आप सोच लीजिए कि ऊपर जाएंगे कि नीचे शामिल होंगे, अब धीरे धीरे उनकी बातें सही शामिल साबित हो रही है। चलिए, बहरहाल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी प्रमुख मराठी समाचार पत्रों में प्रमुख विज्ञापन चलाए। विज्ञापनों में वह सब कुछ है जो सरकार ने मराठा के लिए अब तक किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 8 दिनों से भूख हड़ताल पर है और अब उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया। आमरण अनशन है एक तरह से, खाना पानी भी छोड़ दिया, पानी पीना। शिंदे ने कहा कि मनोज जारंगे से मेरी अपील है कि वे हमें थोड़ा समय दें। सरकार को उनकी तबीयत की चिंता है, उनसे अपील है कि वो दवा पानी लें। इस बीच राज्य में 13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। चलिए, जाति व्यवस्था होने की वजह से आरक्षण की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद चुनिंदा वर्ग को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और विधायिकाओं में आरक्षित सीट देना था। SC ST समुदाय को, ओबीसी को भी बाद में मिला। इस वर्ग में वो लोग शामिल हैं जिनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन से हुई थी। सामाजिक कार्यकर्ता ज्योतिराव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। 1932 में ब्रिटिश PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड जारी किया। इसके तहत मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधी ने आमरण अनशन किया, पूना पैक्ट हुआ, ये सब आप जानते हैं। आज़ादी के बाद SC ST वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद OBC वर्ग को भी इसके अंतर्गत लाया गया। यह है मराठा आरक्षण OBC वर्ग में आने के लिए आरक्षण के आंदोलन का इतिहास। और बाबा साहब ने जब उस 1930 के दशक में जब सेंसस चल रहा था तो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोग पिछड़ा नहीं कहलाना चाहते थे, वो क्षत्रिय बने रहना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें नहीं आए। तो बाबा साहब ने 1947 में ही चिताया था, इस बात का सुझाव दिया था कि आपके पास 2 विकल्प हैं, इधर आ जाएं चाहे उधर आ जाएं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम।